स्वागत है हमारे सभी भाई बहन स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजकुमार यादव। और आइए हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को पढ़ते हैं और साथ ही यह आशा करते हैं कि आप लोग घर पर मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग घर पर बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम लोग आज पढ़ेंगे आनुवांशिकता, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको व्यवस्थित तरीके से समझा दिया था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज आनुवांशिकता के बारे में, और साथ ही साथ इसका नोट्स भी आप लोगों को देते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ में आप लोग नोट बनाइए और कॉपी और पेन के साथ इसको बड़ी भली भांति प्रकार से नोट्स बनाइए, जो कि आपकी परीक्षा में मुख्य रूप से काम आएगा। और इससे प्रश्न आपका ऑलरेडी 10 नंबर का या 8 नंबर का ये बेहतरीन तरीके से आता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग जान लें कि हमने पिछले वीडियो में यह चर्चा किया था कि आनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के रहने वाले थे और साथ ही साथ यह कहा थे गिरजाघर के एक पादरी थे। और इन्होंने जो है अपना प्रयोग जो किया था वो मटर के पौधे पर किया था। उसके विभिन्न लक्षणों को इन्होंने चुना और चुन करके उसी पर अपना प्रयोग करना शुरू किया था। और जब ये 2 नियम अपना दे रहे थे तो इन्होंने 2 नियम दिया था, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और पुनः इसके बाद इन्हीं के शिष्यों के द्वारा ह्यूगो डी ब्रिज आदि इनके जो परम शिष्य थे, इनके शिष्यों ने बाद में इनके तीसरे नियम का भी प्रयोग किया, जो कि इन्हीं के नियम के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग इस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, तो इसके बारे में हम लोग जान लें। तो ध्यान रखिएगा, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो याद कर लीजिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नोट बनाते रहिए आप लोग, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल भी मिलता है लिखा हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कहाँ के रहने वाले थे, इनका निवास स्थान कहाँ का था, तो इनके निवास स्थान के बारे में जान लेंगे। निवास स्थान इनका कहाँ का था, तो ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया के किस स्थान से थे, तो ब्रून शहर से थे। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर से। ठीक है, दूसरी चीज़ याद करिएगा कि यह किस पद स्थान पर थे, तो याद रख लीजिए ये गिरजाघर के क्या थे, पादरी थे। गिरजाघर में क्या थे, पादरी थे। एक शॉर्ट नोट आपको हम दे रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसको भलीभांति प्रकार से आप लोग परीक्षा में लिख सकेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने आनुवांशिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इनके सिद्धांत का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि इनका जो सिद्धांत है वह सिद्धांत क्या है, तो ध्यान में रखिएगा इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वह दिया था विभिन्नता का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं, तो विभिन्नता, या इसी को कहते हैं भिन्नता। बात एक ही है, विभिन्नता या भिन्नता का सिद्धांत। अगर थोड़ा सा बोर्ड पर लाइटिंग आ रही हो तो हम बोल भी रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। तो इसके आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इनका निवास स्थान कहाँ था, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के रहने वाले थे। इन कौन से पद पर ये उस समय थे, मतलब क्या करते थे, तो गिरजाघर के क्या थे, पादरी थे। इनका सिद्धांत किस नाम से जानते हैं, भिन्नता या विभिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है। बाद में इन्हीं के जो सोरेंसन थे, बाद में सोरेंसन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, इन्हीं को बदल करके इसी को दूसरे नाम से पुकारा, और वह नाम कौन सा था, उसी को जो है प्रत्यागमन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने दिया है, तो मुख्य रूप से जाना इसको जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल के रूप में, लेकिन इसका नाम बदल कर देने का काम किसने किया था, तो सोरेंसन ने किया था। तो सोरेंसन ने क्या दिया, प्रत्यागमन का सिद्धांत दिया, और इसको प्रत्यागमन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको नोट करिए, और अगर नोट करने में समस्या हो रही हो तो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से बैठ करके इसका नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली हेडिंग बनाइएगा आप लोग आनुवांशिक लक्षण, या सबसे पहले हम लोग करते हैं, चलिए आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण, जेनेटिक कैरेक्टर, आनुवांशिक लक्षण। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप लोग माइंड में केवल रख लीजिएगा, आनुवांशिकता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आनुवंशिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आनुवंशिकी विज्ञान कह लीजिए या डायरेक्ट केवल कहिए, आनुवंशिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो लक्षण जनक पीढ़ी यथा माता पिता से संतानों को प्राप्त होते हैं, उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिक लक्षण किसे कहेंगे, जो लक्षण माता पिता से या जनक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को प्राप्त होते हैं या उनकी संतानों को प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण के नाम से जानते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आनुवंशिकता किसे कहते हैं। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहना ही, नोट करिएगा, आनुवंशिकता में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहना ही आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। या इसको दूसरी परिभाषा के रूप में हम लोग कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कि आनुवंशिक लक्षण निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते रहते हैं, संचरित होते रहते हैं, जिन्हें आनुवंशिकता के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आनुवंशिकता के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बने रहते हैं, हमेशा गमन करते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट करिए आप लोग। और समझने में कहीं भी आपको समस्या हो रही हो तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को पुनः बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, या जो आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, आप लोग अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। कोई भी समस्या होती है तो हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। और साथ ही में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि निरंतर वीडियोज़ आपको बराबर प्राप्त होती रहे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग
आनुवांशिक भिन्नता। हमने आप लोगों को बताया था कि प्रायः हम लोग देखते हैं कि कभी कभी लक्षण जो होते हैं ये माता पिता से भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस भिन्न होने का क्या कारण है और ये क्यों भिन्न होते हैं, आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आनुवांशिक भिन्नताएं, आनुवांशिक भिन्नताएं, आनुवांशिक विभिन्नताएं। ठीक है, नोट कीजिएगा, आनुवांशिक भिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। लिख लीजिएगा आप लोग कि आनुवांशिक भिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वंशानुगत भिन्नता, वंशानुगत विभिन्नता, वंशानुगत विभिन्नता, ये पहली हेडिंग होगी आपकी, वंशानुगत विभिन्नता। जो लक्षण वंशानुगत होते हुए भी माता पिता से या जनक पीढ़ियों से भिन्न या अलग हो जाते हैं, उन्हें वंशानुगत भिन्नता कहते हैं। वंशानुगत भिन्नता कहते हैं, उन्हें वंशानुगत भिन्नता कहा जाता है। ठीक है, जैसे गुणसूत्र की गड़बड़ी के कारण बालक या संतान के लक्षणों का माता पिता से अलग हो जाना, माता पिता से अलग हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है, तो वंशानुगत भिन्नता किसे कहेंगे? किसी गड़बड़ी के कारण, जैसे गुणसूत्र की गड़बड़ी के कारण या पोषक तत्वों की गड़बड़ी के कारण कभी कभी लक्षण क्या होते हैं, माता पिता से भिन्न हो जाते हैं। हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि क्या होता है कि कभी कभी माता को अगर पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, या माता कभी कभी क्या होती है कि विभिन्न प्रकार के दवाइयों का सेवन करती हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, या ऐसी सारी समस्याएं हो जाती है कि जिसके कारण जन्म लेते ही बालक क्या होता है, वह जन्म लेने के बाद माता पिता से क्या होता है, अलग दिखलाई देता है, या उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी होती है जिसके कारण माता पिता के द्वारा जो लक्षण मिलने चाहिए वो लक्षण बालक को नहीं प्राप्त होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुगत भिन्नता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। आशा है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो को फिर रिवाइज करके आप लोग इसको रोक करके आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। तो देखते हैं हम लोग दूसरी भिन्नता क्या होती है, गैर आनुवांशिक भिन्नता। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए दूसरा गैर आनुवांशिक, नंबर 2 है गैर आनुवांशिक या गैर वंशानुगत या गैर वंशानुगत। दोनों प्रश्न में से कोई भी आए आप लोग कर लेंगे, चाहे वह गैर आनुवांशिक पूछे या गैर वंशानुगत पूछे, दोनों बात एक होती है। गैर वंशानुगत विभिन्नताएं। ठीक है भैया, तो गैर आनुवांशिक या गैर वंशानुगत विभिन्नताएं किसे कहते हैं? जन्म लेने के बाद
जन्म लेने के बाद बालक का अपने माता पिता से लक्षणों का भिन्न होना, ये ध्यान रखिएगा। जन्म लेने के बाद अर्थात जब बालक का जन्म हुआ तो बालक बिल्कुल अपने माता पिता और अपनी जनक पीढ़ियों के लक्षण को प्राप्त किया है, लेकिन जन्म लेने के बाद हमने आपको बताया भी था कि जैसे दुर्घटना में हाथ पैर का कट जाना, और जैसे देखा जाता है कि पहलवान के बच्चे पहलवान नहीं होते या दुबले माता पिता के बच्चे जो हैं पहलवान हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो अपने मांसपेशियों को विकसित कर लेता है। ठीक है, आप प्रश्न पूछा भी जाता है, हम आगे करवा रहे हैं आपको। तो अपने माता पिता के को जन्म लेने के बाद बालक अपने माता पिता के लक्षणों से भिन्न हो जाता है। थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिए। जन्म लेने के बाद बालक का अपने माता पिता के लक्षणों से भिन्न हो जाना गैर वंशानुगत भिन्नता कहलाता है। गैर वंशानुगत भिन्नता कहलाता है। भिन्नता कहलाता है। गैर वंशानुगत भिन्नता कहलाता है। ठीक है, नोट कीजिए, इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे उदाहरण में नोट कर लीजिए, उदाहरण बहुत सारा पूछा जाता है और इसको नोट कीजिएगा। जैसे पहलवान के बच्चे का पहलवान ना होना, पहलवान के बच्चे का या पहलवान के संतान का पहलवान ना होना, पहलवान ना होना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अनपढ़ माता पिता, अनपढ़ माता पिता, ठीक है, अनपढ़ माता पिता की संतान का प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, इत्यादि इत्यादि बन जाना, इत्यादि बन जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। स्वस्थ माता पिता, स्वस्थ माता पिता से स्वस्थ संतान का जन्म होना, स्वस्थ संतान का जन्म होना या जन्म होने के बाद किसी दुर्घटना में, किसी दुर्घटना में हाथ पैर का कट जाना, हाथ पैर का कट जाना। ठीक है, अब देखिए, हाथ पैर का कट जाना या कोई विकार हो जाना, तेज मस्तिष्क ज्वर हो जाने के कारण वह मेंटली रूप से प्रभावित हो जाना, ये सारे लक्षण किसके अंतर्गत आते हैं? गैर आनुवांशिक भिन्नता के अंतर्गत आते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि पहलवान के बच्चे पहलवान क्यों नहीं होते? उसका कारण है क्योंकि जब बालक जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद उसने अपने जीवन भर कुश्ती नहीं किया, अपने मांसपेशियों को विकसित नहीं किया। क्योंकि अक्सर देखिए, जो पहलवान होते हैं वह प्रतिदिन मेहनत करते हैं और मेहनत करने के साथ साथ कुश्ती करते हैं, कुश्ती के साथ अपनी मांसपेशियों का विकास करते हैं। परंतु अगर उनका बालक पहलवान माता पिता या पहलवान पिता का क्या होता है कि बच्चा अगर कसरत नहीं करता, अपनी मांसपेशियों को विकसित नहीं करता, तो उनका बच्चा पहलवान नहीं होता है। ठीक है,
और साथ ही ध्यान रखिए अनपढ़ माता पिता की संतान प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बन जाते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे माता पिता होते हैं, लेकिन उनकी संतान अगर नहीं पढ़ती लिखती है तो अनपढ़ हो जाती है। और अगर जैसे अनपढ़ माता पिता हैं और उनकी संतान क्या करती है, बाद में शिक्षा प्राप्त करती है, मेहनत से पढ़ाई लिखाई करती है, तो वह क्या होते हैं, वह अनपढ़ माता पिता के होते हुए भी वे संतान डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह क्या भिन्नता, अब माता पिता चूंकि अनपढ़ थे लेकिन उनका पुत्र या पुत्री क्या होते हैं, बहुत उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं। यह किसके अंतर्गत आएगा, तो गैर वंशानुगत भिन्नता के अंतर्गत आएगा। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि एक अनपढ़ माता पिता के बच्चे पढ़े लिखे हो जाते हैं, या भिन्नता की कौन सा कारण है, तो आप एकदम स्पष्ट रूप से उत्तर दीजिएगा कि यह गैर आनुवंशिक भिन्नता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उन्होंने किसका प्रयोग किया था, किस पर और कैसे कैसे प्रयोग किया। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं सीधे जो है अपने प्रश्न की ओर आगे। हम वही चीज़ें बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछने योग्य हैं, और ये परीक्षा में आपके सब के सब बनेंगे क्वेश्चन, इसलिए बहुत मेहनत से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। मेंडल का प्रयोग, मेंडल द्वारा किया गया प्रयोग। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो मेंडल ने, लिखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने, हालांकि इन्होंने कई चीज़ पर प्रयोग किया है, ठीक है, लेकिन सबसे इनको प्रसिद्धि दिलाने वाला जो प्रयोग था वो मटर का पौधा था। ठीक है, और मटर के पौधे में भी इन्होंने 2 प्रकार का पौधा चुना था और 7 लक्षणों को चुना था इन्होंने। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं इसका। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मुख्य रूप से मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधे का चुनाव किया क्योंकि उसका कारण क्या था, कभी कभी आपसे कारण पूछ लेता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को ही क्यों रखा था। तो मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि मटर का पौधा बहुत कम समय में ही पुष्पित एवं फलित हो जाता है। पुष्पित एवं फलित हो जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोज्य के रूप में किसको चुना था, तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। क्यों इन्होंने चुना था, क्योंकि मटर का पौधा बहुत कम समय में ही पुष्पित हो जाता है, अर्थात उसमें पुष्प आ जाते हैं और बहुत कम समय में ही क्या होता है, फलित हो जाता है। और हमने आपको बार बार यह बात कहा है कि कोई भी वैज्ञानिक जब अपना प्रयोग करता है तो वह यही प्रयास करता है कि कम से कम समय में उसको अधिक से अधिक और अच्छा परिणाम प्राप्त हो। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो चुनाव किया, हालांकि इन्होंने मुर्गों पर भी प्रयोग किया था और भी चीज़ों पर प्रयोग किया था, लेकिन इनका जो सबसे सफल प्रयोग रहा वो मटर के पौधे पर रहा। और उसका रीजन था कि बहुत कम समय में ही अपने परिणाम को प्रस्तुत कर दिया, इसीलिए उन्होंने किसको चुना था, मटर के पौधों को चुना था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मेंडल ने अपने प्रयोज्य के रूप में या अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था, तो आप स्पष्टता कह सकते हैं कि इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था क्योंकि वह बहुत कम समय में पुष्पित हो जाता है और फलित हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मटर के कितने प्रारूप को चुना था, इसको आप नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा अगली आप लोग,
अगली हेडिंग बना लीजिए आप लोग, मटर के पौधों का चुना गया विप्रयासी लक्षण। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सा लक्षण अपने मटर के पौधों के लिए चुना था, तो उसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने 7 जोड़ी मटर का लक्षण जो था वो चुना था। ठीक है, कौन कौन सा चुना था तो नीचे लिख लीजिएगा। ग्रेगर जानमेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर की 7 जोड़ी लक्षणों को चुना था। ठीक है, वे लक्षण कौन कौन से थे तो लिखिएगा। नंबर एक तने की लंबाई। और तने की लंबाई में इन्होंने 2 प्रकार का पौधा चुना था। एक चुना था इन्होंने लंबा और दूसरा क्या चुना था, बौना। लंबा पौधा और दूसरा क्या चुना था इन्होंने, बौना पौधा। तो 2 प्रकार के पौधों का इन्होंने चुनाव किया था, लंबा पौधा और बौना पौधा। और यह भी ध्यान रखिएगा, जो लंबा पौधा था वह लगभग इसकी लंबाई जो थी वह 2 मीटर की थी, और जो बौना पौधा था वह लगभग कितना था, आधा मीटर लंबा था। ठीक है, यही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। लगभग जो लंबा पौधा था उसकी लंबाई थी 2 मीटर, और जो बौना पौधा था इसकी लंबाई कितनी थी, लगभग जो है वो कितनी थी, आधा मीटर थी। ठीक है, तो जो इन्होंने 2 प्रकार का चुना था, लंबा पौधा और बौना पौधा, और लंबे पौधे की लंबाई लगभग कितनी थी, 2 मीटर थी, और जो बौने पौधे का चुनाव किया था उसकी लंबाई लगभग कितनी थी, आधा मीटर के आसपास थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इन्होंने क्या चुना, पुष्प की स्थिति। और पुष्प की स्थिति जो इन्होंने चुना था, या 2 प्रकार की स्थिति थी इन्होंने जो चुना था। एक क्या था, शीर्षस्थ था, और दूसरा क्या था, कक्षीय पौधा चुना था। दूसरा कक्षीय पौधा। जैसे आप लोग देखे होंगे है ना, ग्रामीण इलाकों में कि जो मटर जब बोई जाती है तो उसके बाद जब उसमें फल और फूल आते हैं तो 2 प्रकार से आते हैं। एक जैसे मटर का पौधा है ये, तो एक मटर के पौधे में देखे होंगे आप लोग कि इसका जो फूल लगता है या इसके शीर्षस्थ सिरे पर एकदम जाकर लगता है, और दूसरा जो फूल लगता है जहाँ से कंछे निकले होते हैं, एक तरह से कहिए डालियाँ इसकी जो निकली होती हैं, तने जो इसके निकले होते हैं, यहीं तने के मध्य भाग से क्या होता है, यहीं से फल और फूल लगता है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला था इसको इन्होंने क्या कहा, शीर्षस्थ कह करके बताया, और जो किसी तने के मध्य से निकला था उस स्थान को इन्होंने क्या कहा, कक्षीय स्थान कहा। तो 2 प्रकार से इन्होंने चुना था, शीर्षस्थ, और दूसरा क्या चुना इन्होंने, कक्षीय स्थान का चुनाव किया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर की तरफ। और तीसरे नंबर पर जो इन्होंने चुनाव किया था वह लिया था फली का रूप। मटर में आप लोग देखे होंगे कि 2 प्रकार होती है, एक फूली हुई होती है और दूसरी एकदम क्या होती है, चिपटी होती है। ठीक है, तो इन्होंने 2 प्रकार का चुना था। एक चुना था चपटा और दूसरा चुना था संकीर्णित। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या चुनाव किया था, संकीर्णित किया था। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, संकीर्णित हो जाएगा, संकीर्णित। चौथा इन्होंने क्या लिया, पुष्प का रंग इन्होंने चुना या फली का रंग लिया। और फली का रंग कैसे चुना इन्होंने, फली का रंग। जैसे आप लोग मटर को देखे होंगे, 2 प्रकार की मटर होती है, एक झुर्रीदार होती है और एक शुद्ध गोल होती है। और दोनों को जब आप तोड़ेंगे तो एक में देखेंगे कि उसमें हरा रंग होता है, और दूसरी को तोड़ेंगे तो उसका जो रंग होता है वह पीला होता है, बीज पत्र का। जैसे देखिए, जो हरी वाली मटर आती है ऐसे आप देखेंगे वो थोड़ा सा पिचकी हुई होती है, और इसको जब तोड़ेंगे तो इसके अंदर जो अंदर की दाल या फली होती है वह देखेंगे हरे रंग की होती है। और जो शुद्ध गोल मटर होती है इसको अगर तोड़ेंगे तो इसके अंदर की जो फली होती है वह देखेंगे तो कैसी होती है, पीले रंग की। तो इन्होंने 2 प्रकार का चुनाव किया था। एक क्या किया था, हरा रंग, और दूसरा कैसा लिया था,
पीला रंग। तो बीज पत्र का 2 रंग इन्होंने लिया, या फली का 2 रंग लिया, एक हरा रंग और दूसरा कैसा लिया इन्होंने, पीला रंग लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बीज की आकृति इन्होंने चुना, 5वां, बीज की आकृति। और बीज की आकृति में इन्होंने, सबको स्पष्ट रूप से पता है, हमने बताया भी है इसको कि इन्होंने कैसा कैसा चुना था। एक चुना था इन्होंने गोल मटर, और दूसरी कैसी चुनी थी इन्होंने, झुर्रीदार मटर चुना था। झुर्रीदार मटर का चुनाव इन्होंने किया था, नोट कीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 6वें नंबर की तरफ। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर से एक बार देख लीजिए। तने की लंबाई इन्होंने 2 प्रकार चुना, लंबा पौधा और दूसरा क्या चुना इन्होंने, बौना पौधा। पुष्प की स्थिति 2 प्रकार लिया इन्होंने, शीर्ष लिया और कैसा लिया, कक्षीय स्थित लिया। फली का रंग कैसा लिया, चपटा और संकीर्णित लिया। फली का रंग कैसा लिया, हरा और पीला लिया। और बीज की आकृति का जो चुनाव किया वो कैसा था, गोल था, और दूसरा क्या था, झुर्रीदार था। आइए हम लोग 6वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को भली भांति तरीके से? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट में लिखिए कि हाँ सर हम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को तत्काल क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन के बगल में आल का बटन आएगा, आल को दबा दीजिए। जितना भी वीडियो अपलोड हम करेंगे वे सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी बात और एक है, सबसे शुभ बात कि यह बहुत जल्द आपको लाइव भी वीडियो मिलने वाला है। 1 से 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन में आप लोगों को लाइव सेशन शुरू होगा। और लाइव सेशन शुरू होगा तो आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोग साथ ही साथ दोनों काम करेंगे। आप लोग साथ में ही हमारे पढ़ेंगे और लाइव हम आपको देंगे। और जब लाइव होगा तो उस दौरान आपके जो भी प्रश्न या कमेंट होंगे उसका हम तत्काल तुरंत उत्तर आपको यहाँ से देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। तो अगला नंबर नोट कीजिए, नंबर 6 क्या हो जाएगा, बीज पत्रों का रंग। तो देखिए बीज पत्रों का रंग इन्होंने कैसा लिया, बीज पत्रों का रंग। बीज पत्रों के रंग में इन्होंने लिया हरा, और कैसा चुनाव किया था, पीला रंग का चुनाव किया था। ठीक है, 7वां लक्षण इन्होंने कौन सा लिया उसको भी नोट करिए, बीज चोल का रंग। बीज चोल का रंग, और इसमें भी इन्होंने 2 प्रकार का रंग लिया था। एक लिया था इन्होंने धूसर, और दूसरा रंग क्या था इनका, श्वेत था। तो देखिएगा, एक था धूसर और दूसरा क्या रंग था इनका, श्वेत रंग था। ठीक है भैया, ये 7 प्रकार का इन्होंने चुनाव किया था, जिसको मैं आशा करता हूं कि आप लोग भली बात प्रकार से नोट भी कर पाए होंगे और भली बात प्रकार से इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि मेंडल ने अपनी शब्दावली में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में निरंतर पूछे जाते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके द्वारा प्रयोग किया गया शब्दावली। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नोट कीजिएगा, मेंडल द्वारा प्रयोग की गई शब्दावली। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो गणित के बहुत अच्छे नॉलेजवान थे, बहुत अच्छा नॉलेज रखते थे गणित का। ये एक अच्छे गणितज्ञ भी थे, इसीलिए इन्होंने अपने प्रयोग में स्थान स्थान पर गणित का प्रयोग भी किया है। जैसे 1:2:1 का नियम, 1:2:1 का नियम, 3:1 का नियम, 9:3:3:3:1 का नियम, है ना। इस सब का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और अपनी शब्दावली में इन्होंने लंबे पौधों के लिए कैपिटल टी का प्रयोग किया और छोटे बौने पौधों के लिए क्या किया है, स्मॉल टी का प्रयोग किया है। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वह एक अच्छे गणितज्ञ भी थे। ठीक है,
तो शब्दावली में देखिए सबसे पहला इन्होंने शब्दावली में क्या प्रयोग किया, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, जिसको हम लोग नियम में बहुत भली भांति प्रकार से इसको पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। मेंडल ने जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों का संकरण कराया, पौधों का संकरण अर्थात क्रॉस करवाया, तो उन्होंने पाया कि जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसे प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है या परिलक्षित नहीं होता है, से दिखाई नहीं देता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहा। उसे अप्रभावी लक्षण कहा। ठीक है भैया, इन्होंने क्या कहा, दो चीज, प्रभावी लक्षण और दूसरे को क्या कहा इन्होंने, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, अर्थात मेंडल ने क्या किया कि दो विपरीत लक्षणों वालों का क्रॉस कराया, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या किया कि एक लंबे पौधे लिए और दूसरा बौना पौधा लिया। दोनों का जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो इन्होंने 3:1 या 1:2:1 का नियम प्राप्त किया, जिसमें 3 पौधे जो थे वे लंबे थे और एक पौधा जो था वो बौना था। तो इन्होंने कहा कि जब दो विपरीत लक्षणों वालों का संकरण कराया जाता है तो उसके एक का लक्षण जो होता है परिलक्षित होता है, जबकि दूसरे पौधे का क्या होता है, छिप जाता है। तो जो लक्षण दिखाई देता है, परिलक्षित होता है, उसे हम लोग प्रभावी लक्षण, तथा जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे हम लोग अप्रभावी लक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लक्षण की तरफ। नंबर 2, आइए देखते हैं हम लोग नंबर 2, दूसरा इन्होंने क्या बताया, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा शब्दावली में इन्होंने जो प्रयोग किया वह किया था संकर शब्द का। संकर, या इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जब दो विपरीत लक्षणों वालों का क्रॉस करवाया तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उन्हीं को इन्होंने क्या कहा, संकर शब्द कह दिया। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा कि जब किन्हीं दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों का, हालांकि यह सब पर लागू होता है। ठीक है, किन्हीं दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों का संकरण कराने पर प्राप्त संतान या पौधा, जो भी कह लेंगे, कोई इसमें गलत नहीं होगा, प्राप्त संतान या पौधा संकर संतान या पौधा या संतति, तीनों शब्द सही है, पौधा कहलाता है।
ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और समय संकेत करता हुआ हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब अगले दिन नेक्स्ट डे आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए और बार बार इसको जो है रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा और हमको आशा है कि पढ़ाने के बाद आप लोग इसको भली भांति तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है भैया, ठीक है, फिर चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। आप लोग घर पर खूब मेहनत कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और इस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए कि आपका कोर्स कहीं से अधूरा होगा। हम आपके कोर्स की पूरी जिम्मेदारी ले चुके हैं, तो हम आपके कोर्स को अवश्य ही पूरा करेंगे। वह ऑनलाइन माध्यम से शुरू करेंगे, इसीलिए हमने ऑनलाइन की व्यवस्था आप लोगों को प्रदान कर दी है। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। शुभ दिन, शुभ रात्रि।